name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student, friend, follower, today we're going to discuss about Philip Sidney's life, biography, and introduction about a writer. And the second segment, Stephen Gosson charges and Philip Sidney answer. Philip Sidney answer related to the charges he has laid. So what are the charges against poetry? Very first charge was that poetry is waste of time. So according to Stephen Gosson, who was totally a Puritan person, who was a religious person. So under the influence of Puritanism, he has laid some charges. First charge was that the poetry is a waste of time. As I've already told you, when at the time of the Milton age, what happened? Some Puritan they took. क्या पहला charges हुआ poetry is a waste of time. Poetry is a waste of time. Poetry जो है वो time का ज़या है. Poetry is not productive. It does not produce anything because it's not scientific. Since it's not scientific subject, so it does not produce anything. It is only a collection of the emotion, passion, feelings, or passion feeling does not create anything. तो ये उसने पहला चार्ज जो है वो लेड किया पोइट्री के ऊपर. मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द इंटरैग्नम पीरियड, ड्यूरिंग द प्यूरिटन एज, जो प्यूरिटन एक पीरियड था, प्यूरिटन जो थे दे हैव टेकन ओवर इंग्लैंड. सो हाउ डिड दे टेक ओवर इंग्लैंड? इनफैक्ट चार्ल्स वन जो था वो एक बड़ा वलक्चुअस किंग था, उसकी 1000+ मिस्ट्रेस थी, उसकी वजह से वो इंग्लैंड की दौलत को लुटा रहा था. तो चार्ल्स वन जो था उसके अगेंस्ट प्यूरिटन ने एक स्टांस लिया. उन्होंने कहा कि he is not a true son of God, he is not doing good work, since we are the Puritans and it is our duty to purify land. हमारी ड्यूटी है, हम गॉड के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, we are the true son of God and it is our duty to purify England. इंग्लैंड को हमने प्योरीफाई करना है और हम पहले ही सिनर हैं. ये उनकी आइडियोलॉजी है प्यूरिटन्स की. हमें यहाँ पे आके अपनी सोल को प्योरीफाई करना है. तो ये जो चार्ल्स वन है, he is not a true person, he is not true Christian. So what we need to, we should just take over his government. हमें इसकी गवर्नमेंट को वैसे ही टेक ओवर करना चाहिए और इसको इंग्लैंड से इसको बेहेडेड कर देना चाहिए. वो अल्टीमेटली वहाँ पे एक मूवमेंट चलाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल. ओलिवर क्रॉमवेल प्यूरिटन का लीडर होता है और मिल्टन जो है उनके लिए लिखने का काम करता है और अल्टीमेटली वो उस गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं और चार्ल्स टू को पकड़ के उसे बेहेडेड कर दिया जाता है. उसके जो सपोर्टर हैं उनको भी मार दिया जाता है. चार्ल्स टू जो उसका बेटा है वो वहां से दौड़कर फ्रांस चला जाता है. अब ये एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं प्यूरिटन गवर्नमेंट कह लें, पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स कह लें, उसको इंटरैग्नम पीरियड भी कहते हैं. उस पीरियड में ये बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं. सिनेमा बंद कर देते हैं, आर्टिस्ट को बंद कर देते हैं. ये कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं पोएट्स, ये भी झूठ बोलते हैं, तो हमें तो पहले ही हम लोग सिंगर हैं, हमें तो अपने आप को प्योरीफाई करना है. तो ये इमोशन, पैशन, फीलिंग्स जो है इंसान को दूर कर देती हैं गॉड से. तो उन्होंने उनके ऊपर भी पोएट्री और पोएट्स के ऊपर इन पे भी बैन कर दी. और ये भी आप देखें उसी की एक रिफ्लेक्शन लग रही है. प्यूरिटन्स जो है वो पोएट्री को पसंद नहीं करते. अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक स्टीफन गॉसन जो है ये एक प्यूरिटन है और इसने भी चार्जेस जो हैं पोएट्री के ऊपर लगाए हैं. तो उसमें पहला जो चार्ज उसने लगाया पोएट्री के ऊपर, पोएट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम. अब फिलिप सिडनी की हम एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, उसमें वो 1 by 1 सबके आंसर देगा. वही मेन असाइनमेंट है हमारी. फिर वो कहता है कि पोएट्री इज अ मदर ऑफ लाई, यानी जो झूठ की माँ है, यानी आज सारे झूठ इससे प्रोड्यूस होते हैं. इट इज अ नर्स ऑफ अब्यूज. ये किसको नर्स करती है? अब्यूज को, गलत चीजों को, रॉन्ग चीजों को, रॉन्ग मैसेज देती है, लोगों को पैशन फीलिंग्स के लिए दूर ले जाती है राइट कॉज से. प्लेटो हैड, जी बोलिएगा, किसी कोई बोला है? सर ये अभी आपने एज का नाम बताया, इसको क्या एज क्या नाम बताया, जरा बताएं. ये एज है, इसको कह लें आप इंटरैग्नम. इंटरैग्नम एज का मतलब होता है द पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स. ये वो यानी जो गवर्नमेंट चला रहे थे प्यूरिटन्स,
वो गवर्नमेंट क्या थी, पार्लियामेंट ऑफ सेंट उसे कहते हैं, यानी उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी बकायदा, वो सारे जो पार्लियामेंट के वो जो मेंबर थे प्योरिटन्स वो मिलके गवर्नमेंट चला रहे थे। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे चार्जेस जो लगा देते हैं। मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि हमने मिल्टन एज के अंदर जैसे देखा कि जब हमने उसको पढ़ा था उसमें हमने देखा कि प्योरिटन कितने सख्त हैं। तो प्योरिटन जो है वो इन चीजों को नहीं मानते, ज्यादा मजहबी लोग हैं। तो ये भी जो स्टीफन गॉसन है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी है उसकी, he was also a Puritan and he does not like poetry. He says, according to Stephen Gosson, poetry is deviating us from the right cause, right purpose. Our purpose over here to purify our souls, since we are already sinners because our forefathers like Adam, Eve, they committed sin, and God Almighty has thrown him out from the paradise. So we are here to regain our paradise rather than making sin or deviating and playing with emotion, feelings, and something like that. तो ये जो स्टीफन गॉसन है इसलिए उसके ऊपर चार्जेस लगाता है पोएट्री के ऊपर। तो उसका आंसर जो है उसको स्टीफन फिलिप सिडनी करता है। फिलिप सिडनी चूंकि एक पोएट है और साथ वो क्रिटिक भी है। फिलिप सिडनी की एज फिर लिख लीजिए 1557 में फिलिप सिडनी जो है वो पैदा हुए इंग्लैंड में। 30 नवंबर 1557 में पैदा हुए हैं। 17 अक्टूबर 1586 में, जो कि जुटफेन एक वार है जो कि इंग्लैंड और नीदरलैंड इंग्लैंड दोनों कंबाइंड मिलकर लड़ते हैं अगेंस्ट स्पेन की, और स्पेन इस पे विक्ट्री हासिल कर लेता है। और ये तकरीबन काफी लंबी वार, 80 साल वार जो है ये चलती रहती है, और अंडर द कमांड ऑफ द एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन जो है उस वक्त रानी थी वहां पे इंग्लैंड में, और वो एक ट्रुप को भेजती है कि वो जाके नीदरलैंड की हेल्प करे अगेंस्ट स्पेन। तो वो नीदरलैंड जो है वो जुटफन की मकाम के ऊपर वो लड़ रही हैं दोनों आर्मी, और उसमें फिलिप सिडनी भी उसी दस्ते के साथ जाता है, उन ट्रूप्स के साथ जाता है। वहां 1586 में जो वार होती है, तकरीबन ये स्टार्ट हुई है, ये 22 सितंबर पे वहां गया है लड़ने के लिए। 1586 में जुटफन की जो वार स्टार्ट हुई है, तो उसी वार में इसकी डेथ होती है। वहां पे ये जख्मी होता है और फिर उसकी डेथ होती है। और वहां पे बड़ा एक जब ये जख्मी होता है उसे पानी पिलाने के लिए लाया जाता है, तो कहता है वो दूसरा एक सोल्जर मांगता है, तो वहां पे फिलिप सिडनी कहता है कि थाइन नीड इज मोर देन माइन, तुम पानी पी लो, मेरी जरूरत से ज्यादा जरूरत शायद तुम्हारी है। तो बड़ा जबरदस्त कोट बोलता है वहां पे। 17 अक्टूबर 1586 में इसकी डेथ होती है, जबकि जो वार है वो 22 सितंबर 1586 में वहां पे वो स्टार्ट हुई है जुटफिन की, और वहां ये गया है ट्रूप्स के साथ, और 17 अक्टूबर को 1586 को ही इसकी डेथ हो जाती है। 30 राउंड अबाउट 30-29 साल इसने उम्र पाई है। हमने कल इसकी लाइफ को डिटेल देखा था, हाफ असाइनमेंट रहती थी, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। फ्रांसिस वेलसिंगम एक पॉलिटिकल लीडर था और एक पॉलिटिकल स्टेटमैन था, और उसकी बेटी थी, उसका नाम था फ्रांसिस वेलसिंगम। ये फ्रांसिस वेलसिंगम जो है ये 16 साल थी जब ये फिलिप सिडनी से इसकी मुलाकात होती है, और फिलिप सिडनी he fell in love and ultimately they got married. When she became Philip's wife, he was 29. She had one surviving child by the Sidney. सिडनी से उसका एक बच्चा भी है, एक डॉटर थी, बोर्न इन 1585, नेम एलिजाबेथ आफ्टर द क्वीन, और उसका नाम एलिजाबेथ रखा गया। आफ्टर फिलिप्स डेथ फ्रांसिस मैरिड इन 1590। जो फिलिप की डेथ के बाद फ्रांसिस की दोबारा से शादी होती है रॉबर्ट डॉफरिक्स के साथ। दे हैड 3 चिल्ड्रन। रॉबर्ट वर एग्जीक्यूटेड, रॉबर्ट की फिर डेथ हो जाती है जो दूसरा उसका हस्बैंड है, फिर उसकी दोबारा शादी होती है किसी और से, मैरिड हस्बैंड, एंड थर्ड हस्बैंड वाज रिचर्ड डी बर्क अर्ल, और उससे उसके 2 बच्चे थे। ये है फ्रांसिस जो उसकी वाइफ है। उसके बाद डेथ ऑफ द सिडनी की डेथ जो है ये जुटफिन के मकाम पर होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो है अपने ट्रूप्स को भेजती है, और नीदरलैंड प्लस इंग्लैंड जो है उसकी हेल्प के लिए जाता है। स्पेन के साथ लड़ाई चल रही है जुटफिन के मकाम पर, और ये 22 सितंबर 1586 को ये स्टार्ट होती है। उसी बार में इसकी डेथ होती है अगेंस्ट स्पेनियर्ड्स। स्पेनियर्ड्स कौन है? स्पेनियर्ड्स वो हैं जो स्पेनिश लोग हैं, स्पेनिश के खिलाफ होती है। 80 साल लॉन्ग वार है,
और ये अल्टीमेटली स्पेनिश जीत जाते हैं। In 1586, Sidney joined Sir John Norris in the Battle of the Zutphens, fighting for the Protestant cause against the Spanish. स्पेनिश के अगेंस्ट एक वार चल रही है, वहां पे क्वीन एलिजाबेथ हेल्प करने के लिए नीदरलैंड की इस आर्मी को, ट्रूप्स को भेजती है, उसमें फिलिप सिडनी मौजूद है और वो वार लड़ता है। During the battle, he was shot in the thigh and died of the gangrene. Gangrene, a type of the tissue death due to the lack of the blood supply. यानी blood supply की वजह से इसकी death होती है। और 26 day later at the age of 31, कुछ 30 कहते हैं, कुछ 29 कहते हैं, इतनी एज में इसकी डेथ हुई है। On one account say that death was avoidable and heroic. कुछ लोग कहते हैं कि इस डेथ से वो बच सकता था, लेकिन क्योंकि वो he was just a heroic figure and he wants to die like a hero. Sidney noticed that one of his men was not fully armored. He put off his thigh armors on the ground that it would be wrong to be better armored than his men. अब सिडनी के पास आर्म वो अपने थाई पे चढ़ा लेते हैं, हाथों पे चढ़ा लेते हैं ना, आर्म प्रोटेक्शन के लिए शील्ड्स वगैरह और सब कुछ होता है, तो इन इसके जो साथी थे उनके पास नहीं था। तो फिलिप सिडनी ऐसा इंसान था, फिलिप सिडनी कहता था कि अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड किए हूँ तो बहुत सारे मेरे लोग जो साथी हैं उनके पास तो ये नहीं है, ये जो प्रोटेक्शन है, तो वो खुद भी उतार देता है। यानी वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद भी वैसा बन गया। According to the story, while lying wounded, give his water to another wounded soldier, saying, "Thy necessity is yet greater than mine." अब उसको पानी पेश किया जाता है जब वो मर रहा होता है, तो वहां से उसे आवाज आती है किसी और सोल्जर के मरने की, तो वो पानी करता है, वो कहता है कि ये पानी जो है उसे पिला दो। वो कहता है, "Thy necessity is yet greater than mine." This became possibly the most famous story about Sir Philip, intended to illustrate his noble and gallant character. यानी ये जो चीज है ना, ये जो एक कोट है उसका, ये एक बड़ा एक हीरोइक और गैलेंट से बड़ा एक उसको कैरेक्टर को एक मर्दाना कैरेक्टर बना देता है। मेमोरियल फॉर द सर फिलिप सिडनी एट द स्पॉट वेयर ही वाज फैटली इंजर्ड। अब ये इस मकाम के ऊपर, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसी मकाम पे वो लड़ता हुआ मारा गया है, उसकी डेथ हुई है। आप यहाँ पे वांटेड होता है तो वहां पे उन्होंने एक प्रोटेक्शन, एक रिकग्निशन के लिए एक उन्होंने सपोर्ट बना दी। उसके बाद सिडनी वाज बरीड एट सेंट पॉल कैथीड्रल इन लंदन ऑन फरवरी 1650, यानी 16 फरवरी को इसको बरीड किया जाता है। सेंट पॉल कैथीड्रल है लंदन में। बेंजामिन वेस्ट द फैटल वाउंडिंग ऑफ सर फिलिप सिडनी, ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, तो यही वो पिक्चर है जहाँ पे उसको जख्मी होता है और फिर उसकी डेथ होती है। आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड। फ्यूनरल। The grief which was felt throughout the England at Sir Philip Sidney's death was profound and sincere. सर फिलिप सिडनी की डेथ से सारे लोग परेशान होते हैं, एक हीरोइक लाइक डेथ होती है उसकी, और वो अपनी लाइफ को पेश करता है अपने सोल्जर्स के साथ, उनके साथ एक तो उनके साथ वो अपनी जो जज्बात हैं वो शेयर करता है। while dying he says that thy need is more than mine. वो कहता है तुम्हारी जरूरत जो है वो मुझसे ज्यादा है, पानी भी नहीं पीता, और साथ साथ आपने देखा कि वो दूसरे प्रोटेक्टेड नहीं है, उनके पास वो आर्मर नहीं है, तो वो अपना भी उतार देता है शील्ड। His funeral on February 16 brought mourners from all social class to St. Paul Cathedral, यानी लोग दूर दूर से, पूरे इंग्लैंड से लोग आते हैं और उसको हीरोइक फिगर कंसीडर करते हैं। Both Oxford and the Cambridge published collections of elegies in the elegies वो poems होती हैं जो डेथ पे लिखी जाती हैं, मातम के लिए लिखी जाती हैं, किसी की डेथ पे आप मातम के लिए लिखते हैं, जैसे elegies जो है कीट्स की डेथ पे लिखी गई हैं। In his honor, and more than 200 other poetic memorials were printed, among them 8 elegies in Spenser's Poland's Clot, Come Homes Against 1595. और एडमंड स्पेंसर जो है वो उसका फ्रेंड था, उसने भी उसके ऊपर लिखा है, जिसकी अर्ली डेथ हो गई थी। ये जो फ्यूनरल की पिक्चर्स हैं,
ये उसके कुछ कोट्स हैं। If you neglect your work, you will dislike it. If you do it well, you will enjoy it. कहता है कि अगर आप अपने वर्क को निगलेक्ट करोगे तो हमेशा आप उसको डिसलाइक करोगे. For example, I am teacher and if I dislike my work, I am not showing interest in my work, in my profession, so definitely I will dislike it. And once I do it well, I start liking it. I will enjoy my work. जिस वर्क को आप इंटरेस्ट से करते हो आप उसको एंजॉय करते हो. और कोट है उसके. उसके बाद कहता है कि नो स्वॉर्ड bites so fiercely as an evil tongue. So evil tongue, thank God for the tea would be the word do without tea. The word do without tea, how did it exist? I am glad I was not born before. तो ये उसके कुछ कोट्स हैं, इसमें से कोई लिख दीजिएगा. अब नेक्स्ट एक और स्लाइड है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. शायद मैंने वो आपको शेयर नहीं की, मैं बाद में दूंगा. अच्छा जी, ये है, ये अभी आपके सामने कोई स्लाइड आई. अच्छा, ये है अर्ली लाइफ. नाम है फिलिप सिडनी. 30 नवंबर 1555 में पैदा हुआ. बर्थ प्लेस है पेनशर्ट प्लेस, कैंट. पेरेंट्स जो है सर हेनरी सिडनी, लेडी मैरी डुडले उसकी मदर है. एजुकेशन श्रेसबरी स्कूल, सेकेंडरी क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड. नेक्स्ट देखें स्लाइड. पॉलिटिक्स, defended his father's administrations of Ireland in the lengthy documents. वो अपने उसका फादर जो था वो भी रॉयल था और वो भी रॉयल एक खानदान से ताल्लुक रखता था और क्वीन एलिजाबेथ के अंडर उसने वर्क किया है. wrote a lengthy letter to the queen detailing the foolishness of the French marriage. उसके बाद ये अर्ली राइटिंग उसकी है द लेडी ऑफ मे, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. ये मैंने बताया था, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है वो एक रॉयल लेडी से मुतासर होकर उसने लिखी थी. एस्ट्रोफिल जो है वो एक लवर है और स्टेला उसकी बिलवर्ड है. लवर बिलवर से एक गिला करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, जैसे वाइट सरे लिखता है वैसी एक नज़म उसने पोएम लिखी है. द काउंटेस ऑफ द पेम्ब्रोक आर्केडिया, डिफेंस ऑफ पोइट्री. ये उसके वर्क है मेन फिलिप सिडनी के. और मेन चार्जेस जो हैं जो जिसके वो इसी असाइनमेंट में हम डिस्कस करेंगे. इंजरी एंड डेथ. ये आपने कोट जो है ये जरूर उसके अंदर डिस्कस करना है अगर वो उसकी लाइफ के बारे में पूछते हैं. दाई नेसेसरी इज येट ग्रेटर देन माइन. ये उसने कब बोला था? व्हेन ही वाज ज्वाइनिंग Zutphen War. That war was fought around about 80 years long between two countries, Netherlands and Spanish. So Spanish soldiers, they were in great number, and England, especially the Queen Elizabeth I, she decided that she'll help through some troops. So she sent some troops along with Sir Philip Sidney as well. Philip Sidney भी उसी troops के साथ जाते हैं जो फाइट करने के लिए जाते हैं नीदरलैंड की हेल्प करने के लिए अगेंस्ट द स्पेनिश आर्मी. The thy necessity is yet greater than mine. Died on October 17, 1586. 6 को उसकी डेथ होती है. Legacy. A street in Zutphen, Ohio was named after him. A statue for him can be found in the park at the Cohen's Single. यहाँ पे आपको उसके पार्क उसका स्टेच्यू जो है वो भी मिल जाएगा. उसके बाद जी रेनेसेंस. सर फिलिप सिडनी बिलोंग करते हैं, रेनेसेंस फिगर हैं और रेनेसेंस स्पिरिट के अंदर पूरा जो नॉलेज था उसे री इन्वेंट किया गया था, री इंटरप्रिटेशन किया गया था, री ट्रांसलेट किया गया था, री इन्वेंट, री बर्थ. ये रेनेसेंस फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है री बर्थ ऑफ नॉलेज. इसमें लोगों ने मजहब को छोड़ के किसको एक्सप्लोर किया? ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन नॉलेज को, ह्यूमन पोटेंशियल को, ह्यूमन फैकल्टीज को उन्होंने एक्सप्लोर किया. एंड दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन बीइंग रादर देन medieval or you could say religious things. And what they say that the human, because all the things are produced through human beings, so man is at center of this universe, so we should explore the faculties of the human being. And along with the humanism was also running. So Petrarch was the founder of the humanism,
ह्यूमनिज्म की जो स्पिरिट है वो भी साथ साथ चल रही थी, और वो इटली से आई थी। पहले ये इटली में आता है रेनेसेंस, और ये राउंड अबाउट 15 टू 16 सेंचुरी में ये इंग्लैंड में पहुंचता है। फिर फ्रांस में, इटली से फ्रांस आता है, फ्रांस से रेनेसेंस कहाँ आता है? इंग्लैंड में। रेनेसेंस का मतलब क्या है कि रीबर्थ ऑफ नॉलेज। उसमें उन्होंने नॉलेज को दोबारा से रिवाइव किया, दोबारा से रीबर्थ हुई। प्लेटो को ट्रांसलेट किया गया, अरिस्टोटल का वर्क फाउंड हो गया, उसकी जो डेफिनेशन थी, उसके जो वर्क थे वो मिल गए, और उसको उन्होंने दोबारा रीइंटरप्रेट करके लोगों के सामने पेश किया। तो इसको कहते हैं रेनेसेंस एज। द रेनेसेंस वाज एन एरा ऑफ चेंज। रेनेसेंस जो है मेडिवल एज से शिफ्ट था मॉडर्न लाइफ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, ह्यूमन वैल्यूज की तरफ, फैकल्टीज की तरफ। ह्यूमन फैकल्टीज को एक्सप्लोर करने की साइंटिफिक एज थी, प्रोग्रेस की एज थी, डेवलपमेंट की एज थी, चेंज की एज थी, रीबर्थ की एज थी, रीइंटरप्रिटेशन की एज थी, रीइन्वेंशन की एज थी। द रेनेसेंस वाज एन एरा ऑफ द चेंज। रेनेसेंस जो था वो किस चीज का, कौन सा एरा था? चेंज का एरा। मेडिवल से शिफ्ट थी प्रोग्रेस की तरफ। Intellectual doubted values and belief from the ancient words and tried to find another way of thinking. उन्होंने न्यू वे से सोचना शुरू कर दिया। और आज हम जहाँ खड़े हैं, मैं कभी, चूंकि मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड की हालत हमारे जैसे, हम पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, या बांग्लादेश में, या इंडिया में जैसे लोग रहे, इस तरह की के हालात उनके 16वीं सेंचुरी में थे। यानी वो 16वीं सेंचुरी में उन लोगों ने उस वक्त ही गॉड को, उसकी वर्शिप को, या उनको छोड़ दिया था। तो वो मोस्टली लोग जो है मजहब से दूर हो गए, उन्होंने गॉड को बहुत पीछे कर दिया, बल्कि चर्च को मानना ही छोड़ दिया। यानी वो 16वीं सदी में हमारे जैसे थे, उस रिलीजियस बिलीफ अब वो छोड़ चुके हैं। अब उनके चर्च जो हैं वो खाली पड़े हैं। जैसे वो फिलिप लार्कन ने कहा था कि हम क्या करेंगे इन चर्चेस का, यहाँ कोई जाता तो है नहीं। एक वहाँ पे बाइबल पढ़ी है, एक वहाँ मेंबर बना हुआ है जहाँ पे वो प्रीस्ट बैठ के बोलता है, और वो कहता है कि अब मैं सोच रहा हूँ, फिलिप लार्कन कहता है कि चर्च गोइंग आपने शायद पढ़ी हो। तो चर्च गोइंग वो कहता है कि हम इनका करेंगे क्या, ये जो वैकेंट जो प्लेसेस हैं चर्च की, ये यहाँ पे हम घोड़े बांधेंगे, हम यहाँ पे, कहता है क्या करेंगे इनका, ये जो खाली पड़े हुए हैं। लोग जो हैं, लोगों का गॉड्स पे बिलीव जो है वो खत्म होता जा रहा है। द रेनेसेंस intellectual doubted values and beliefs from the ancient words and tried to find another way of thinking. स्टीफन गॉसन, सो रियल टॉपिक जो है हमारा, स्टीफन गॉसन को हमने डिस्कस करना है। स्टीफन गॉसन ने 4 चार्जेस जो है वो पोएट्री के ऊपर लगाए थे। पहला, पोएट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम, you can write down if you wish. Poetry is waste of time. The second is poetry is mother of lies. पहली तो ये बात है अकॉर्डिंग टू स्टीफन गॉसन कि पोएट्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, और पोएट्री इज मदर ऑफ लाइफ एंड इट इज अ नर्स ऑफ अब्यूज। Plato had rightly banished the poetry from his ideal world. पहली बात तो ये है कि अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी कहता है कि पोएट्स जो होते हैं उनको रोमन ग्रीक्स में बड़ी, उनको मेकर कहा जाता है, क्रिएटर कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है। इवन के एंशिएंट जितने भी मजहबी बुक्स हैं, बुक ऑफ सॉन्ग है बाइबल की, उसमें भी एडमायर किया गया पोएट्री को। तो पोएट्री जो है वो मेकर है, वो क्रिएटर है, प्रॉफिट की लैंग्वेज है, वो ओल्ड लैंग्वेज है, वो क्रिएटर होता है, वो वर्सिफायर होता है, वो कंपोजर होता है, वो दुनिया बनाना जानता है, वो एक आइडलाइज वर्ड बनाना जानता है, वो अपनी एक दुनिया क्रिएट कर लेता है। तो ये एक क्रिएटिविटी है, पहली तो बात ये है। और पोएट जो है, वो पोएट्री जो है वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये लोगों को मोटिवेट करती है, गाइड करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, डिलाइट देती है, और डिलाइट के थ्रू टीच करती है। पोएट्री any form of literature like poetry, drama, novel, prose, fiction, so these are in fact part of literature. ये सारे literature के हिस्सा हैं, ये literature का हिस्सा है, और poetry is also one of them. और poetry क्या करती है, instruct करती है through delight, amusement. So by amusing, it gives lesson as well. So when you watch movie, you read a book, you will miss out certain things. So you will miss certain things. But whenever you watching something, you are totally grabbing information. So how you are grabbing information, you are getting through visual and audio help as well.
सो इट इंस्ट्रक्ट एज वेल एज टीच यू, ये आपको इंस्ट्रक्ट भी करती है, डिलाइट भी साथ साथ देती है। यू फीलिंग डिलाइटेड as well you are amused as well as you are learning, and you learn the whole lesson while enjoying. You don't need to study word by word, you just watch and after that get information. And poet's duty is not to tell you what is and what was. ये तो फिर वो हिस्ट्री होगी कि कैसी चीज थी, आपने वैसी बता दी, ठीक है। और अगर आपने व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज मेटाफिजिक्स, तो अगर एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी और इस तरह की चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आप फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे हैं। फिलॉसफी और हिस्ट्री जो है वो अपनी अपनी डोमेन की बात करती हैं, जबकि पोइट्री जो है ये दोनों को कंबाइन करके अपना मैसेज दे देती है। उसकी मिसाल आप देंगे टॉलर्ड मैन बाय सीमस हीनी। टॉलर्ड मैन हजारों साल पहले कोई इंसान था और उसको मट्टी में डाल दिया गया था ताकि वो उसको सरफेस कर दे। तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आपको किसके थ्रू वो मिलती है? पोएट्री के थ्रू। वो कहता है जी पोएट्री वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। पहले तो वो उसको जो उस चार्जेस का आंसर देता है। दूसरा, पोएट्री इज मदर ऑफ लाइफ। Since Plato has vanished and he says that the poet are just living in fictional world and they are not living in reality. So they're telling lies. It's a mother of lie. So Plato has banished the people, especially poets, from his ideal republic, utopian republic. So poets are not good people. They speak lies. Since we are Puritans, we have to purify our soul. We are here to purify our soul rather than just मेकिंग लाई और स्पीकिंग लाई। तो यहाँ पे झूठ बोलने से अच्छा है कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें। ये पोएट्री जो है ये क्या करती है? स्टीफन गॉसन कहता है ये मदर ऑफ लाइज है, झूठ की माँ है, और ये प्रलोभ करती है, प्रवोक करती है दूसरों को झूठ बोलने पे। और पोएट ऐसी बातें करते रहते हैं जो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती और हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अगेंस्ट उसको आंसर देता है सिडनी के पोएट्री जो है वो मदर ऑफ लाई नहीं है, क्योंकि पोएट जो है वो क्लेम नहीं करता कि वो सच बोल रहा है। वो तो बताता है कि मेरी जो दुनिया है वो fictitious और fictional वर्ड है, and that is not reality. He does not claim that it is reality, but since he's a poet and it's duty to show you the ideal truth, उसकी ड्यूटी होती है कि वो आपको आइडियल और पोएटिक ट्रूथ लेकर आए आपके सामने। वो गुड जो है उसको रिवार्ड दे और इविल कैरेक्टर को हमेशा पनिश्ड करे। तो ये एक पोएट की ड्यूटी होती है। ये मदर ऑफ लाई तो तब होना जब पोएट क्लेम करे कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ। पोएट हिमसेल्फ सेज दैट व्हाटएवर आई एम राइटिंग इट इज नॉट रियलिटी, इट्स जस्ट fictional word and I am creating through my senses. I am creating by imitating, as Aristotle has already said that life is poetry is just imitation of life. तो पोएट्री तो इमिटेशन होती है लाइफ की, और ये इमिटेशन है सीरियस और लोअर लेवल पे। अगर कॉमेडी है तो वो खुद बताती है कि इमिटेशन है और ये रियलिटी नहीं है, और ये आइडियल वर्ड जो है वो आपको दिखाती है, पोएटिक ट्रूथ आपको बताती है। ये ना तो मौजूद है, कहता है, फिलॉसफी के अंदर, ना हिस्ट्री के अंदर, ना साइंस के अंदर, ना किसी और सब्जेक्ट के अंदर, कि आपको वो आइडियल वर्ड दिखा सके। Since they have their specific domain, they talk about their specific domain rather than covering all the subjects. And poetry has a capacity to show you blend of all subjects. ठीक है, दूसरा भी उसने आंसर कर दिया। तीसरा वो कहता है इट इज अ नर्स ऑफ अब्यूज। ये अब्यूज को बढ़ावा देती है, उसको नर्स करती है, उसको बढ़ाती है बुराई को। सो स्टीफन गॉसन कहता है कि जब कोई पोएट पोएट्री करता है तो वो अपनी रियल वर्ड से एक तो दूर चला जाता है। और प्लेटो के टाइम पर हमने देखा कि उस वक्त पोएट्री जो है वायल अंदाज से की जाती थी और लोगों को गॉड गॉडेसेस के रेफरेंस दिए जाते, वो आपस में लड़ते, और न्यूड पोएट्री की जाती, पेंटिंग की जाती, लोगों को उभारा जाता सेक्सुअल पैशंस की तरफ, और सेक्सुअल चीज़ों को पेश किया जाता बढ़ा बढ़ा के, लोगों को लड़ाने के लिए, फाइट करने के लिए उनको पोएट्री को इस्तेमाल किया जाता। तो यहाँ पे वो उसका आंसर देता है कि नो, इट्स नॉट नर्स ऑफ अब्यूज, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द पोएट हाउ ही यूज दिस टेक्निक। उसके लिए वो मिसाल देता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई टूल है, अगर आप उसका बैड यूज करते हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है उस यूजर पे जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप उस गाड़ी का मिस यूज भी कर सकते हैं, उसका अच्छा यूज भी कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल पे
कंस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हैं और साथ साथ डिस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हैं. So it totally depends on a person how he is going to use it. So it totally depends on the poet. How does poet use poetry for the constructive or destructive purpose? Itself poetry is neither good or bad. Poetry itself good bad नहीं है. ये totally depend करता है कि एक poet के ऊपर कि poet उसको utilize कैसे करता है. क्या उसका पर्पस कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए करता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए करता है, स्टिमुलस देने के लिए करता है, उसको डायरेक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन टू डिलाइट करने के लिए. और जैसे कि प्लेटो ने भी ऐसे पोएट्स को बुरा नहीं कहा जो अच्छे हैं, उसका अपना वर्क भी पोइट्री में है, वो उसको बताता है, वो आंसर करता है. फिलिप सिडनी बेसिकली उसने उन पोएट्स को बुरा भला कहा है जो बुरी पोइट्री कर रहे थे. होमर और इस तरह के जो पोएट्स हैं इनको सिलेबस का हिस्सा नहीं होना चाहिए. वो वार की तरफ उभारते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, बच्चों को यंग माइंडेड को डाइवर्ट करते हैं राइट कॉज से. तो पोएट्री ऐसी पोएट्री जो दूर करे सब्जेक्ट से, टॉपिक से, जो पर्पस से, वो पोएट्री बैड है. जबकि अच्छी पोएट्री जो है वो ठीक है, और पोएट्री का यूज जो है वो उसको बुरा अच्छा बनाता है, नॉट पोएट्री इटसेल्फ. तीसरा भी उसने आंसर दिया. उसके बाद वो मजीद बताता है कि प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड. तो यहाँ पे उसका वो आंसर वही देता है कि पोएट्स जो होते हैं वो चूंकि क्लेम नहीं करते रियलिटी का, और वो एक आइडियल फिक्शनल वर्ल्ड दिखा रहे होते हैं. और पोएट प्लेटो जो है वो पोएट्स को बुरा भला नहीं कहता. पोएट्स उसने उन पोएट्स को कहा जो बुरी चीजें दिखा रहे हैं, यानी वही उसका आंसर है. अब देखिएगा स्टीफन गॉसन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है. May I ask one question, please? Hello. Hello. ये चार्जेस जो आपने सर बताए हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, मदर ऑफ लाई, नर्स ऑफ व्यूज, प्लेटो हेड, और ये जो आपने आंसर्स बताए हैं अभी स्टीफन, ये फिलिप सिडनी के जितने भी वो चार्जेस को उसको डिफेंड करें पोइट्री को, ये अपने अपने ओन बताए हैं, ये क्योंकि स्लाइड नहीं चल रही थी. तो ये मैंने मुझे बताएं. ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया. अब आपको उससे भी पढ़ के बताता हूँ. ये मैंने अपनी तरफ से आपको जस्ट एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप कुछ आइडियाज लिख सकें. आपको प्रैक्टिकल आइडियाज दिए हैं. अब उधर से भी आपको बताता हूँ, मेरे पास स्लाइड में. तो स्टीफन गॉसन ने जो चार्जेस लगाए थे उसको मैं 1 by 1 आपको अब एक्सप्लेन भी करता हूँ. उसकी असाइनमेंट भी है हमारे पास. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज अटैक ऑन प्लेस. इज बेस्ट नोन फॉर हिज अटैक ऑन द प्ले. जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया कि मिल्टन के टाइम जब when the Puritan, rather you say these were the extremist people, they had taken over the government. They started banning all the arts and poetry, drama, stage and theaters, everything they banned. They say that these are just representative of the king's queens, so we should not let them play all the theaters and dramas, poetries and something like that. अब प्योरिटन्स जो हैं उस वक्त भी उनको ब्लॉक कर देते हैं. तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे भी वो ड्रामा के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करता है. तो कहता है ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज अटैक ऑन द प्लेस, पोएट्रीज एंड अदर पार्ट. अभी तो आपको स्लाइड नजर आ रही है ना सामने, अब स्लाइड चलेगी. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज अटैक ऑन द प्लेस. जो पहला उसने अटैक किया था वो प्ले के ऊपर, और वो कहता है कि पोएट्री एंड अदर आर्ट्स इन द स्कूल ऑफ अब्यूज 1579 में, which evoked in reply a defense from the Thomas Lodge and Sir Philip Sidney's apology for poetry. बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर दिया, लेकिन फिलिप सिडनी चूंकि एक अच्छा पोएट भी था, और फिलिप सिडनी ने जो उसका आंसर दिया वो उन दूसरे लोगों से अच्छा था, बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई था. इसलिए इसका फिलिप सिडनी का जो वर्क है वो ज्यादा एडमायर. स्टीफन गॉसन मेक चार्जेस ऑन द पोएट्री. आपके सामने स्लाइड है, काइंडली इसके ऊपर अगर चाहें तो आप देख भी सकते हैं, इनको नोट भी कर लें साथ. स्टीफन गॉसन मेक चार्जेस ऑन द पोएट्री व्हिच सिडनी आंसर्स. सिडनी आंसर क्या देता है? द चार्जेस आर पोएट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम. पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज. इट इज अ नर्स ऑफ अब्यूज. प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोएट्स फ्रॉम आइडियल वर्ल्ड. हाँ जी, सिडनी ने क्या डिफेंस दिया अपना?
सिडनी डिफेंस देता है पोइट्री इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड सिविलाइजिंग फोर्स। पोइट्री जो है वो एक सिविलाइजिंग फोर्स रखती है। पीपल हु आर इन बैड डायरेक्शन, पोइट्री हैज अ कैपेसिटी टू चेंज देयर डायरेक्शन। For example, the persons are not good, they have some bad feelings. Once they watch the tragedy, they're totally changed. I'm not going to do this, I'm not going to repeat this. अगर आप एक मूवी देखते हैं, एपिक देखते हैं, कोई ट्रेजेडी देखते हैं, आप जैसे ट्रेजेडी को वॉच करते हैं तो आप कहते हैं कि जो फॉल्ट इस हीरो के अंदर थे, प्रोटैगनिस्ट के अंदर के, वो मेरे अंदर नहीं होंगे, मैं उनसे बचूंगा। यानी जो इस पर्सन ने जिसको वॉच कर रहा होता है कि मैं एक ट्रेजिक हीरो नहीं बनूंगा, तो वो इंसान भी बचने की कोशिश करता है। तो पोइट्री जो है वो सिविलाइजिंग फोर्स है। पोइट्री सिविलाइज बनाती है, महज़ब बनाती है, टीच करती है, गाइड करती है, सूद करती है और कंफर्ट करती है। पोइट्री इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट देती है, यानी आपको इंस्ट्रक्शन भी दे देती है और आपको डिलाइट भी मिल जाती है इसके थ्रू, टीचिंग के थ्रू। So poetry has a capacity to guide, to teach, to heal, to give you directions toward right directions. It guides. मैं आपको जरा शेयर कर लूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखें, अभी बंद हो जाएगा। Apology for voice. ये देखें, आपको अभी कोई आई है, इसको ज़रा ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद असाइनमेंट मैंने आपको सेंड कर दी।